फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो ये स्पेशल वीडियोस हैं कुछ मेरे व्यूवर्स के लिए। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजा था कि सर कुछ क्वेश्चंस बताओ साफ्ट से रिलेटेड। तो मैं आप लोग के लिए एक शॉर्टकट बनाया हूँ एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। कुछ मैं शॉर्टकट अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ साफ्ट के लिए बनाया हूँ, ठीक है। तो अगर आई थिंक फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो को अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपको साफ्ट की यूनिट खुद से नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत बस मैं जो बताऊंगा वही पढ़ना, बाकी आपका ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, अगर लगेगी तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। और हाँ, और भी चैप्टर्स के लिए डिमांड मत करना, अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, अदरवाइज़ फिर मैं नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसके लिए एक तैयार किया हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं पूरा यूनिट कंप्लीट करने वाला हूँ इस लेक्चर में, तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट, अब मैं आपको, मेरे पास दो बुक्स हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट बुक से ही एक्सप्लेन करूँगा जो इम्पोर्टेंट है वही, ठीक है। इम्पोर्टेंट, अच्छा हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिमांड्स आ रही थी डीएमई का, तो डीएमई का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि, मैं बस इतना हेल्प कर सकता हूँ कि किस चैप्टर से आप क्या टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है। न्यूमेरिकल देख लो, किससे क्या देख लो, ये मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि टॉपिक क्या है ना कि डीएमई का न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है, थ्योरी कम आते हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आता है हमारे पैटर्न्स के हिसाब से, ठीक है। तो हो सकता है जो अभी चल रहा है पैटर्न 8 में से 5 अटेम्प्ट करने का, तो थ्योरी अच्छा है, बट न्यूमेरिकल चांस है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल चांस है बनने का, ठीक है। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो मैं एक यूज़ करने वाला हूँ वीवी भंडारी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहीं से आपको न्यूमेरिकल दिखाऊंगा और उसे सॉल्व करूंगा। और हमारे पास है एक खुरमी, ठीक है, खुरमी यूज़ करने वाला हूँ एशचंद की। तो ये दो बुक यूज़ करते हुए मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा, अदरवाइज़ अगर मैं न्यूमेरिकल करने बैठ गया तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप इतना बड़ी वीडियो मेरा देखो, या फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड करूँ। ओके, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, साफ्ट में वैसे जो मैं नोट्स से आप इससे पहले जो साफ्ट के लिए मैं वीडियोस बनाया था, तो अकॉर्डिंग टू नोट्स, ठीक है। तो यहाँ साफ्ट क्या होता है, साफ्ट में मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, ये सब आप देख लेना, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साफ्ट थ्योरी पार्ट है, तो बस मैं बताता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट में एक टाइप्स ऑफ साफ्ट में पूछ देता है, ट्रांसमिशन साफ्ट और मशीन साफ्ट को बताओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, तो आप देख लेना। स्टैंडर्ड साइज ये कुछ नहीं है, स्ट्रेसेस इन साफ्ट में कितने टाइप के स्ट्रेस हैं, नॉलेज के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिसाइफ की डिज़ाइन करते हैं, तब स्ट्रेंथ डिज़ाइन करने के लिए स्ट्रेंथ और रिजिडिटी दो तरीके से डिज़ाइन होता है साफ्ट में। तो स्ट्रेंथ में आपका आता है साफ्ट सब्जेक्टेड टू ट्विस्टिंग मूवमेंट, साफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट, साफ्ट सब्जेक्टेड टू कॉम्बाइन ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग मूवमेंट, और साफ्ट सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। ये चारों कंडीशन में हम साफ्ट की डिज़ाइन करते हैं और एक रिजिडिटी कंडीशन में करते हैं, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट के लिए इतना ही था। कीज़ एंड कपलिंग भी हमारे इसमें है, तो पूरा मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। तो देखो, ये जो मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हूँ, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला यूज़ होगा पूरे साफ्ट में, आप चाहे कीज़ के लिए लें चाहे कपलिंग के लिए लें, मैं पूरा बनाया हूँ, इतने पे अच्छा कुछ फार्मूला बना है। तो मैं कोशिश करूँगा इस लेक्चर में आपको ऐसा समझाने की ताकि आपको कम से कम इस चैप्टर, बाकी चैप्टर का नहीं, इस चैप्टर से आपको डिज़ाइन डाटा बुक की यूज़ ना करना पड़े, ठीक है। क्योंकि डिज़ाइन डाटा बुक में ठीक है कर लेना, अच्छी बात है, फार्मूला भूल जा रहे हो, बट थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक है। देखिए, तो जब भी आप ये साफ्ट का कुछ फॉर्मूला से स्टार्ट है, ट्विस्टिंग मूवमेंट, जब भी ट्विस्टिंग मूवमेंट साफ्ट की बात आती है, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट का हम लोग स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला जानते हैं, कैपिटल टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। कैपिटल टी इज द ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। एक फॉर्मूला ये पता है हमें, और हम एक और जानते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट का फॉर्मूला होता है पाई/16 टाउ डी क्यू। टाउ इज द शियर स्ट्रेस, टाउ यहाँ पे टाउ है शियर स्ट्रेस, ये जे है सेक्शन ऑफ मॉडुलस, या आर है अपर सेंटर से पूरे अब तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो ट्विस्टिंग मूवमेंट का एक ये फॉर्मूला बस माइंड में रखना है इसको, ठीक है, बस माइंड में रखो, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। बट जो मेन फॉर्मूला है ट्विस्टिंग मूवमेंट का, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ आप ये रखना, टाउ इज ट्विस्टिंग मूवमेंट टी इज इक्वल टू पाई/16 टाउ डी क्यू। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, ऐसे ही में ये फॉर सॉलिड साफ्ट के लिए है, ठीक है। और सॉलिड साफ्ट के लिए सेम, जब हॉलो साफ्ट होगा तो हॉलो साफ्ट के लिए हमारा ये देखो, टी सेम, पाई/16 सेम, टाउ बाई टाउ सेम, ठीक है। यहाँ सॉलिड था तो डी क्यूब किया, यहाँ पे अगर हमारा हॉलो है तो आउटर का 4 माइनस इनर का 4 डायमीटर का और आउटर का डी, ठीक है। तो ये
ये अब इसमें क्या करना, आप जैसे इससे कॉमन लोगे तो एक डी आई अपॉन डी नॉट को हम के बोलते हैं, डी आई अपॉन डी नॉट को एक फार्मूला ये इसी से बना, ठीक है। तो एक फार्मूला ये माइंड में रखना। उसके बाद पावर इजकल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60, ये आपको पता ही है, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट की अब देखो, ट्विस्टिंग मूवमेंट खत्म हुआ, बेंडिंग मूवमेंट आया। तो बेंडिंग मूवमेंट में एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपॉन वाई। एम इज अ बेंडिंग मूवमेंट, आई इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेस, वाई सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सेंटर से या आउटर तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला हम, ये फॉर्मूला भी हमें पता है कि बेंडिंग मूवमेंट पाई बाई 32 सिग्मा बी डी क्यूब होता है, ठीक है। यहाँ पे देखना ट्विस्टिंग मूवमेंट है पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब, और ये क्योंकि ये ट्विस्टिंग था और जब बेंडिंग में आया तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आ गया टाउ डी क्यूब, बाकी सब सेम है, ठीक है। हॉलो के लिए भी, हॉलो के लिए भी देखिए, यहाँ हॉलो के लिए पाई बाई 16 था, यहाँ पाई बाई 32 हो जाएगा, और टाउ की ट्विस्टिंग के लिए ट्विस्टिंग शियर स्ट्रेस, बेंडिंग के लिए बेंडिंग स्ट्रेस, बाकी सब सेम, ठीक है। तो ये आपको 4 फॉर्मूला याद होगा। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये हॉलो के लिए सेम, थर्ड बेंडिंग के लिए, ये भी बेंडिंग के लिए, फोर्थ, ठीक है। नाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जब यूज़ करते हो गया, मैं डेरिवेशन में आपको बताया हूँ, स्पेशल वीडियोज़ मेरे टॉपिक्स के हैं। तो इसमें टाउ मैक्स शियर स्ट्रेस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस का होल स्क्वायर प्लस 4 शियर स्ट्रेस का होल स्क्वायर, टाउ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो इसे माइंड में रखना, ठीक है। और उसके बाद देखो टाउ मैक्स, अब मेन फार्मूला इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट, अब जो आपका ये जो मूवमेंट, कैसे क्वेश्चन में कुछ दिया तो पहले तो आप मूवमेंट निकाल लोगे, फिर इस फार्मूले से टी निकाल लोगे, और फिर आप ये टी ई इजकल टू एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पुट कर लोगे, किसमें, अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए। और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी के लिए बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, 1/2 सिग्मा बी, दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस प्लस 1/2 सिग्मा बी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का होल स्क्वायर, जैसा ये था सेम ऐसा यही है। तो इसके लिए इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट ये था, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट ये हमारा इक्विवेलेंट बेंडिंग मूवमेंट। तो 1/2 ये वाला ब्रैकेट के अंदर सेम है, ये एम ऐसे है, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, फ्लैक्चुएटिंग लोड जब एक्ट होता है, क्योंकि हमें तो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं थियोरिटिकल में कि हमारा ट्विस्टिंग मूवमेंट, शियर स्ट्रेस, ये सब एक्ट होता है, बट एक्चुअल में बहुत सारे और भी लोड एक्ट होते हैं हमारे शाफ्ट पे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये देखो फॉर ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए एम स्क्वायर टी स्क्वायर था रूट ऑफ, तो फॉर ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए एम स्क्वायर टी स्क्वायर तो है, बस के एम और के टू हमने ऐड कर दिया। के एम के टू हमने के टी इसलिए ऐड किया कि फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा बेंडिंग ऐड, मतलब बेंडिंग लोड एक्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये के एम बेंडिंग फैक्टर, और कुछ ट्विस्टिंग मूवमेंट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जब फ्लक्चुएटिंग लोड हो रहा है पे शाफ्ट पे, तो हम के टी रखे हैं कि अगर होगा तो हम ऐड कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सेम टू सेम मूवमेंट के लिए था ये फॉर्मूला, तो एम के साथ हम के एम की मल्टीप्लाई कर देते हैं और टी के साथ के टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सेम। नाउ रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला एक होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू 32m1 पाई डी क्यू। अब ये कहाँ से आया, ध्यान देना, ये है m इजकल टू पाई बाई 32 सिग्मा बी डी क्यूब, तो सिग्मा क्या हो जाएगा 32m पाई बाई d3, 32m पाई बाई 33, ठीक है। वेर यहाँ पे m1 हमने रिजल्टेंट स्ट्रेस नाम दिया था, कुछ सोच कर ही नाम दिया ना कि मैंने इसको चेंज कर दिया। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस मीन्स जो भी फोर्स लग रहा हो, स्ट्रेस लग रहा हो उसका, तो m1 जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो m प्लस एफ डी अपॉन एफ इज अ फोर्स जो एक्ट हो रहा है, वो d इज अ डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ओके। नाउ मैं अभी नॉर्मल फार्मूला आपको बस दिखा रहा हूँ, अगर आप चाहो तो ये खुद से बना लेना शॉर्टकट्स, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ स्ट्रेसेस ड्यू टू कॉम्प्रेसिव लोड, स्ट्रेसेस ड्यू टू कॉम्प्रेसिव लोड सिग्मा सी इज इक्वल टू अल्फा 4f अपॉन, देखो ये जो फोर्स, ये जो मैंने एम डैश यहाँ लिखा ना, चाहता तो मैं इसी फार्मूले को चेंज करके ये कर देता, बस m1 लिखने का चांस था कि यहाँ पे हमारा एक ये फोर्स 4f अपॉन पाई डी स्क्वायर एक फोर्स ऐड हो रहा था, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। तो ये डेरिवेशन जब आप देखोगे इसका, तो आपको मैं बताया हूँ स्पेशली डेरिवेशन में, आप सॉफ्ट की मेरे वीडियोज़ देखना, आ जाएगा समझ में, ओके। टॉर्सनल रिजिडिटी, अब देखो टॉर्सनल रिजिडिटी शाफ्ट का दूसरे तरीका रिजिडिटी टेक्निक से सॉल्व करना। टॉर्सनल रिजिडिटी एक फार्मूला हमें याद होगा, हम फ्लेक्सुरल फार्मूला पढ़े थे सोम में, कैपिटल टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल भी होता है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जे जी हो जाएगा, वेयर थीटा इज अ टॉर्सनल डिफ्लेक्शन, जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जे इज अ सेक्शन ऑफ मॉडुलस फॉर शाफ्ट के लिए 5/32 इंटू d4 होता है, ठीक है। लेटरल रेजिडिटी, लेटरल ये तो टॉर्सनल रेजिडिटी, और लेटरल रेजिडिटी डेल पी एल अपॉन ए ई,
ये भी फॉर्मूला आपको याद होगा। ये कैसे निकलता है मैं बस हिंट दे रहा हूँ। देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया या लोड अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल भी होता है। दोनों को कंबाइन करके देखो, आएगा ये आंसर। ठीक है, तो फॉर यूनिफॉर्म सेक्शन के अगर आपका यूनिफॉर्म सेक्शन के लिए लेटरल रिजिडिटी का फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का ये होता है, और वेरिएबल क्रॉस सेक्शन के लिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन इतना होता है। ठीक है, नाउ अगर आपके शाफ्ट में जो पुली लगा हुआ है, जो गियर लगा हुआ, पुली जो लगा उस पर अगर कोई बेल्ट आ गया, ठीक है, रोप बेल्ट, रोप मतलब बेल्ट का कोई आपका जो शाफ्ट है उस पर पुली लगाओ और वो शाफ्ट रोटेट हो रहा है, क्योंकि उस पर एक बेल्ट से दूसरे शाफ्ट से हम पावर दे रहे हैं, मशीन से शाफ्ट दे रहे हैं। तो जो बेल्ट के टर्म में जो आपका ट्विस्टिंग मूवमेंट जो टी निकालोगे, ठीक है, इससे ट्विस्टिंग मूवमेंट निकलता है, ठीक है, लेकिन जब बेल्ट की बात आ जाएगी, आपके उस पर बेल्ट लगा, तब ट्विस्टिंग मूवमेंट ऐसा निकालोगे T1 माइनस T2 R। ठीक है, ये क्या होगा, T1 क्या है, आपके जो बेल्ट होगा, जो पुली होगा, उस पर एक टेंशन लग रहा होगा T1, और ये T2 टेंशन, तो वो T1 माइनस T2 और R इस पुली का रेडियस। ठीक है, तो उससे आप ट्विस्टिंग मूवमेंट निकालोगे इस कंडीशन में, अदरवाइज नॉर्मल रहता है तो ट्विस्टिंग मूवमेंट आप ये फार्मूला यूज करके निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर शियर स्ट्रेस कीज के लिए। की के लिए ये मैं जब की बताऊंगा तब, उससे पहले हम न्यूमेरिकल लगाते हैं शाफ्ट का। ठीक है, तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, और मेरे पास मेल में मैसेज भी आया था। ठीक है, मैं बीबी भंडारी का बुक यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यूमेरिकल हम देखते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, एक ही दो न्यूमेरिकल बताऊंगा और आपका पूरा, अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया ना, तो आप समझ लो शाफ्ट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता शाफ्ट में, ईजी जरूर बनेगा। ठीक है, खुरमी में अगर आप देखोगे, अगर आपके पास खुरमी है, ठीक है, अगर खुरमी है तो खुरमी में बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग में हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, शाफ्ट की आप देखोगे बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं खुरमी में। ठीक है, बट मैं आपको भंडारी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके एक ही दो न्यूमेरिकल कराता है, बट बहुत ज़बरदस्त कराता है। ठीक है, तो आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक शाफ्ट है, ठीक है, शाफ्ट के एंड पॉइंट पे बियरिंग लगा हुआ है। ठीक है, और शाफ्ट के एट पॉइंट बी पे एक पुली है और पॉइंट सी पे एक पुली है लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन आप चाहो तो नोट कर लेना। द लेआउट ऑफ अ ट्रांसमिशन शाफ्ट कैरिंग टू पुली बी एंड सी। एक शाफ्ट है, उस पर दो पुली लगा है बी और सी। ठीक है, एंड सपोर्टेड ऑन बियरिंग ए डी। ए और डी बियरिंग है, उस पर सपोर्टेड है, तो मतलब ये सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह काम करेगा। ठीक है, पावर इज सप्लाई टू द शाफ्ट बाय मींस ऑफ अ वर्टिकल बेल्ट ऑन अ पुली बी। पुली बी पे जो पावर आ रहा है फ्रॉम वर्टिकल से, ये देखो, ये इसका मैंने क्रॉस सेक्शन इधर बनाया। ठीक है, तो ये पुली बी, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा वाला पुली है, इस पुली का ये देखो मैंने वर्टिकल दिखाया कि इसका, इस पे जो पावर आ रहा है, मतलब कोई वर्टिकल मशीन लगाया है जिससे पावर दे रहा है, तो बेल्ट वर्टिकल की ओर लगा हुआ है, तो टेंशन क्या हो जाएगा, P1 P2 या फिर T1 T2। ठीक है, और इस शाफ्ट में जो पावर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ये इसको मैंने पावर दिया वर्टिकली, इस पुली को हमने वर्टिकली बेल्ट लगा कर रोटेट किया, इसके कारण फिर हम इसके इस छोटे वाले से जो हम पावर यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा हॉरिजेंटली जा रहा है, तो ये हॉरिजेंटली हम दिखा रहे हैं इसके लिए P3 और P4। ओके, इतना ठीक है। ये क्वेश्चन में यही लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट ऑन द पुली बी इज 2.5 किलो न्यूटन। मैक्सिमम टेंशन दिया हुआ है पुली का, मैक्सिमम टेंशन इज 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, द एंगल ऑफ रैप फ्रॉम बोथ द पुलीज इज 180 डिग्री। जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है जो बेल्ट का, वो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.24 दिया हुआ है। ठीक है, द शाफ्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, प्लेन कार्बन स्टील 30C8। अब तो यहाँ पे देखो 30C8 बोलकर उसके आगे SYT, यहाँ पे एक्चुअली ये SY2 आप चाहे तो सिग्मा YT ऐसे लिख सकते हो, दोनों है, इल्ड शियर स्ट्रेस बोलते हैं इसे। ठीक है, इल्ड शियर स्ट्रेस फॉर टेंशन के लिए। तो हो सकता यहाँ पे तो SY हो सकता है आपको एग्जाम में ये 30C8 लिख दे, बट ये ना दे, तो आप अपने डिज़ाइन डाटा बुक में 30C8 जो आपका कार्बन स्टील है 30C8, उसके लिए आप इल्ड पॉइंट डिज़ाइन डाटा बुक से आपको निकालोगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट पेज में, मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमारा SY2 हमने 400 यहाँ पे नोट कर लिया, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दे दिया। डिटरमाइन द शाफ्ट डायामीटर ऑफ स्ट्रेंथ बेसिस। स्ट्रेंथ के बेसिस पे शाफ्ट का डायामीटर फाइंड करना है। ठीक है, सब कुछ दिया है, शाफ्ट की डायामीटर देखो, इसका जो बड़ा वाला व्हील लगा उसका डायामीटर भी दिया है 500 डाया, और छोटे वाले का भी डाया 250 दिया हुआ है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी तरीका है, बुक में भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है। स्टेप 1 में उसने परमिसिबल शियर स्ट्रेस, अगर आप खुरमी के बुक का क्वेश्चन यूज करोगे तो उसमें जो परमिसिबल शियर टाउ की वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया होता है कि टाउ हमारा इतना है, क्वेश्चन में दे देगा। बट अगर आपके पास टाउ की नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो टाउ कैसे निकालोगे? तो जो आपका ये यील्ड पॉइंट स्ट्रेस दिया है ना, इसको टाउ, तो जब उसको शियर स्ट्रेस में जब चेंज करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई होता है, ये फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू 0.5 एस वाई टी मतलब सिग्मा वाई टी, आप जो सिग्मा में समझो चाहे एस से समझो, अपॉन फैक्टर एस एफ टी। ठीक है, तो जो एस वाई टी यील्ड स्ट्रेस है 400 इंटू 0.5 अपॉन फैक्टर एस एफ टी, तो हमारा टाउ इतना निकल गया। ठीक है, बट खुरमी के कुछ क्वेश्चंस में देखोगे ज़्यादातर उसमें आपको नहीं मिलता ये चीज़, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है, इजी बना देता है क्वेश्चन को, सोचने का मौका है, सोचोगे जितना उतना अच्छा होगा। नाउ पहला स्टेप में तो हमने ये टाउ निकाल लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने टॉर्शनल मूवमेंट निकालना। देखो P1 हमारा मैक्सिमम टेंशन दिया है 2.5 किलो न्यूटन, तो 2.5 किलो न्यूटन दैट इज 2500 न्यूटन। ठीक है, अब देखो आपके पास फ्रिक्शन भी दिया है और थीटा भी दिया है, तो आपको P2 निकालना है, टेंशन। तो आपको याद करो, अगर आप बेल्ट एंड ड्राइव पढ़ रहे हो, टेंशन का फॉर्मूला आता है T1/T2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। तो यहीं पे हमने सेम वही फॉर्मूला, P1/P2 इज इक्वल टू ई म्यू थीटा। तो ई, ठीक है, तो म्यू हमारा दिया, ये देखो देखना, यहाँ पे ध्यान देना, ई इज इक्वल टू म्यू कितना 0.24 इंटू थीटा कितना दिया 180। अब देखो थीटा 180 डिग्री दिया, आप बोलोगे थीटा 180 डिग्री हम यहाँ पे क्यों ना लिखे हैं? नहीं लिख सकते, थीटा किसी के साथ कनेक्ट है, अगर अकेला थीटा होता तो डिग्री में लिखते हैं, बट किसी और दूसरे टर्म्स के साथ कनेक्ट होता है तब उसको रेडियन में लिखते हैं, तो इसको आप रेडियन में चेंज कर लो। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन में चेंज है, तो 180 से 180 कैंसिल, 0.24 पाई बचा, तो 0.24 पाई यहाँ बुक में लिखा है। तो P1 आपका दिया हुआ है, ठीक है, पूरा वैल्यू पुट करो तो P2 आपका इतना निकल आएगा। ये आपका P2 हो गया, ये आपका P1। ओके, नाउ द टॉर्क सप्लाई टू द शाफ्ट इज गिवन बाई, अब देखो टॉर्क, अब जो टॉर्क सप्लाई हो रहा है mt, यहाँ पे एक्चुअली mt से दिखा रहा है, आप चाहो तो इसे t से भी दिखा सकते हो, टॉर्क दैट इज t से दिखाता है। तो टॉर्क क्या होता है बेल्ट के लिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, देखना ध्यान से, मैंने आपको बताया था बेल्ट ड्राइव के लिए t निकालना हो तो टेंशन 1 माइनस टेंशन 2 इंटू आर, तो वही हम t निकाल रहे हैं, तो P1 माइनस P2 इंटू R1, तो P1 जो हमारा आया था माइनस P2 इंटू आर, सॉल्व किया, हमारा ये टेंशन आ गया। आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में करना क्या है आपको, अपने को डायमीटर निकालना, तो अपना डायमीटर कैसे निकलेगा, फॉर्मूला देखते हैं। डायमीटर अपना निकालना तो अपना डायमीटर हम इससे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू है, तो इससे चाहे तो ये टी निकल गया, हमने टी अभी जस्ट निकाला, हमें टाउ भी हमारे पास है, तो डाया इससे निकालना है। ठीक है, बट ये हम किसका यूज़ कर रहे हैं, इस पर हमें स्ट्रेंथ बेसिस पे निकालना है, ना कि सिर्फ ट्विस्टिंग मूवमेंट फार्मूला और निकाल दो। स्ट्रेंथ बेसिस पे निकालना है, तब हम ट्विस्टिंग भी देखेंगे और बेंडिंग भी देखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला है? हाँ है, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, जिसमें हमारा बेंडिंग भी है मूवमेंट और ट्विस्टिंग मूवमेंट भी है। तो हमें ट्विस्टिंग मूवमेंट तो हमने जस्ट अभी निकाल लिया, अब हमें बेंडिंग मूवमेंट निकल जाए काम हो जाएगा। बट ये देखो हम बेंडिंग टी एक्चुअल में क्या है पता है, ये टी इज इक्वल टू पाई बाई 16, ये टी की जगह पर आप पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब भी लिख सकते हो। तो पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब इज इक्वल टू इतना, अपने पास टाउ है, डी कैलकुलेट करना है, टी हमने कैलकुलेट कर लिया, एम बस कैलकुलेट करें, मूवमेंट हम कैलकुलेट कर लें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब देखो, तो हमने P1 P2 के लिए तो निकाल लिए हॉरिजेंटल बेस पे, जो वर्टिकली लग रहा था बेल्ट था उसके लिए, अब हॉरिजेंटल जो बेल्ट लगा है P3 P4 उसके लिए भी निकाल रहे हैं। तो स्टेप 3 में हम बेंडिंग मूवमेंट अब कैलकुलेट करेंगे, टॉर्शनल मूवमेंट में हम टॉर्शन निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, अब बेंडिंग मूवमेंट करते हैं, तो P3 माइनस P4 इज इक्वल टू, ये जो आपका टी आया है, ये जो टी आया है वही टी यहाँ पे। ठीक है, तो ये टी का वैल्यू हमने पुट किया, P3 माइनस P4 इज R2, इसके लिए छोटे वाले के लिए R2 कितना है 250, तो हाफ हो जाएगा 125। ठीक है, तो P3 माइनस P4, तो एक इक्वेशन हमारा ये बना। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन जो हमारा है P3 अपॉन P4 ई म्यू थीटा, तो ई पावर म्यू थीटा जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, ई पावर म्यू थीटा 2.215 आएगा। सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि म्यू दिया है थीटा दिया है, तो हमने इतना आया, तो एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे P3 और P4 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, P3 और P4 का वैल्यू मिल गया। अब देखो, अब हमें मूवमेंट निकालना है, तो मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मूवमेंट इज इक्वल टू लोड अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना मूवमेंट, जो लोड लग रहा है नीचे की ओर या ऊपर की ओर, वो लोड और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, ये होता है मूवमेंट। तो देखो अब ये नीचे
इस पे दो तरफ टेंशन P1 और P2 भी लग रहा है इस पुली पे, तो दोनों का ऐड कर देते हैं। तो P1 और P2 को जब ऐड करेंगे तो हमारा एक्चुअल लोड निकलेगा उसका, या फोर्स निकलेगा। तो P1 और P2 दोनों को ऐड किया तो हमारा इतना लोड आया फॉर पुली बी के लिए, और पुली सी के लिए P3 और P4 को हमने जो निकाला उसे ऐड किया तो हमारा इतना आया। ठीक है, नाउ अब करना क्या है, अब देखो अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो आप इस यहाँ बी जो पुली बी है यहाँ पे और इसका बेंडिंग मोमेंट निकालो, दोनों का बेंडिंग मोमेंट निकाल के हम क्या करेंगे, उसका उसमें से जो मैक्सिमम होगा इसका भी बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे एट पॉइंट सी, क्योंकि यहाँ पुली लगा है ना, तो इस पे जो रोटेट हो रहा है तो बेंडिंग यही आने का चांस होगा। तो जहाँ जहाँ पुली लगा है वहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और जितना जितना पुली लगा सबका बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, और जिसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो वैल्यू हम चूज़ करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तब हमारा ये यहाँ पे लिख दो, और इक्वल टू ये वो बेंडिंग मोमेंट आप पुट करोगे तो ये डी की वैल्यू निकलेगी। तो आइए देखते हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं कि ये भैया बुक में डायरेक्ट ऐसे दे दिया, क्या करें। देखो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये देखो ऐसा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 600, यहाँ से पुली, ये पुली है, सॉरी ये आपका बियरिंग है, ठीक है। देखो यही डायग्राम मैं बनाया हूँ, ये जो डायग्राम है यही सेम मैंने यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ पे दो टाइप का, एक हॉरिजेंटली आपका हॉरिजेंटल भी टेंशन लग रहा है और वर्टिकल भी ऐसे दो लग रहा है ना। तो अब हम सबसे पहले वर्टिकल कंडीशन में हम निकालते हैं। तो रिएक्शन निकाल लिए, क्योंकि ये देखिए ये बियरिंग से सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो RAV प्लस RAV और RDV वर्टिकल कंडीशन में हम दोनों रिएक्शन निकालते हैं। तो दोनों रिएक्शन इज इक्वल टू हमारा जो P1 P2 आपको आपने ऐड किया था, ये हॉरिजेंटल के लिए देख रहे हो, सॉरी वर्टिकल के लिए देख रहे हो, तो वर्टिकल के लिए देख रहे हो तो वर्टिकल के लिए आप P1 प्लस P2 वर्टिकल लग रहा है, उसका आपने इक्वल किया टोटल रिएक्शन। अब टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, तो ए के अबाउट मूवमेंट लेना है। तो RDV कितने डिस्टेंस पे है, 200 प्लस 600 प्लस 200 1000। तो RDV इंटू 1000 इज इक्वल टू इसका जो लोड लग रहा है नीचे की वो लोड इंटू यहाँ से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 200। तो इसे RDV आ जाएगा 735.94। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करना तो RAV निकल जाएगा ये, ठीक है। अब देखो बेंडिंग मोमेंट एट ए और बी, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ तो भाई कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ खुद के लिए फोर्स जो लग रहा है, चलो ठीक है रिएक्शन लग रहा है फोर्स, परपेंडिकुलर क्या डिस्टेंस है, कुछ नहीं है, तो जीरो डिस्टेंस। तो RM इंटू जीरो इजकल टू जीरो और RD इंटू जीरो इजकल टू जीरो। तो एट पॉइंट ए और एट पॉइंट डी पे रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। अब बी और सी, तो एट पॉइंट बी पे हमारा बेंडिंग मोमेंट वर्टिकल केस के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी पे, ये जो RA लग रहा है दिस इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये RAC RAV, तो ये RAV इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 200। तो ये हमारा इतना आया। बेंडिंग मोमेंट एट C, इस पॉइंट पे ये फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से, तो ये RDV जो इसका आया है एट पॉइंट रिएक्शन, ये एट पॉइंट दिस रिएक्शन का यहाँ एट पॉइंट C पे। देखो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B पे निकाल रहे हैं, तो ये RA इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस C पे निकाल रहे हैं, तो RD इंटू दिस डिस्टेंस, तो RDV इंटू दिस डिस्टेंस, ठीक है। अब हॉरिजेंटल केस में, जो हॉरिजेंटल जा रहा है उसके केस में RAH प्लस RDH, अब हमने P3 P4 को जो ऐड किया था, P3 और P4 को जो ऐड किया था वही तो हॉरिजेंटल जा रहा है ना, तो उसका सम इस रिएक्शन, ठीक है। तो सेम टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट मूवमेंट लें, तो RDH इंटू 1000 और ये इंटू 800, ठीक है। यहाँ से देख रहे हैं ना, दिस मतलब ये इसका है, इस पुली का लोड, टोटल लोड P3 प्लस P4 अपॉन ये डिस्टेंस 800। तो हमारा इससे RDH निकल गया इतना, ये वैल्यू यहाँ पुट करें तो RAH निकल गया। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए और बी सिंपल जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए बी पे, बेंडिंग मोमेंट एट बी इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, RA इंटू दिस 200। तो RAH जो हमारा RAH आया इंटू 200 इतना आया। सिमिलरली C पे दिस इंटू ये डिस्टेंस इतना आया, ठीक है। अब देखो अब ये बुक में अब देखो बेंडिंग मोमेंट क्या दिया हुआ है एट बी। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, ठीक है, एट बी पॉइंट पे एक तो ये है और एक ये है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों के लिए।
रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट हम दिखा रहे हैं। तो एम बी वी का होल स्क्वायर रूट ऑफ एम बी बी का होल स्क्वायर प्लस एम बी एच का होल स्क्वायर, ये वैल्यू का। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखना ध्यान से, और बुक में ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो। ठीक है, तो इससे आपका जो बुक में आंसर आया है ये। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो ये वाला और ये वाला दोनों को हमने रख के पुट किया तो हमारा ये आया, तो इससे हमारा ये भी पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है, बेंडिंग मोमेंट एट सी पे मैक्सिमम है, इसे कंसीडर करेंगे। तो हमने इसे कंसीडर किया। अब अगला फार्मूला शाफ्ट डायमीटर निकालने के लिए टाउ मैक्स इज इक्वल टू क्या किया, दोनों जैसे मैंने आपको बताया था, इस फार्मूले को यहाँ रखो, ठीक है, और टाउ को एक तरफ रखो, बाकी टर्म को उधर चेंज कर दो, तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम उसे पुट किया, और ये टी हमने जो ये निकाला था अभी, ये जो टी निकाला था इसे पुट किया। ठीक है, और टाउ मैक्स भी हमने जस्ट स्टार्टिंग पे ही निकाला था, टाउ मैक्स। ठीक है, पुट किया तो इससे डी बचा, बस सिर्फ डी निकल गया। ओके, सेम ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ भी ये दो पुली ऐसे लगा है और ये आपका क्या है, बियरिंग्स लगे हुए, दो पुली ये बियरिंग्स लगा हुआ है, और ये दोनों पुली में हॉरिजेंटल से ही पावर ले रहे हैं और पावर डिलीवर भी कर रहे हैं ऐसे। तो ये क्वेश्चन आप देखना, बहुत इजी क्वेश्चन, सेम यही स्टेप। अब इसमें जो लोड लगेगा, तो हमने P4 जैसे लोड इसमें लगा था तो हमने P1 प्लस P2 कर दिया था, तो यहाँ पे ना पुली का वेट भी दे दिया है। जब पुली का वेट दे दिया है तो P1 P2 जब लोड निकालना हो तो एट पुली इसके लिए, मतलब ये किसी इस पुली के लिए टोटल, तो P1 जो टेंशन लग रहा है वो साथ में वेट, तो P1 प्लस P2 और वेट पुली का, ठीक है, ऐड कर देते हैं। बड़े वाले यहाँ पे जो टोटल लोड लग रहा है वो P4 प्लस P3 प्लस इस पुली का वेट जो दिया है वो मास, अगर मास दिया है तो वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू जी, उससे निकाल के कर लेना। ठीक है, तो ऐसे ये न्यूमेरिकल आप देख लो। मैं यहाँ पे चाहो तो आप पॉज करके देख सकते हो, मैं एक बार नॉर्मली आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस, आपका शियर स्ट्रेस SY दिया होगा तो आप टाउ निकालोगे। ठीक है, दूसरा प्रोसेस आप टी निकालोगे, मीन्स टी निकालोगे। ये कौन से फॉर्मूले से टी है, ये पावर वाले फॉर्मूले से, पावर इसका 2 पाई NT अपॉन 60, क्योंकि यहाँ पे आपका आरपीएम भी दिया हुआ, क्वेश्चन में आरपीएम भी दिया हुआ है और पावर भी दिया हुआ है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, उससे हमने ये टी निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया टी, फिर बेंडिंग मूवमेंट यही फार्मूला जैसे उसमें किया था लगा के, बाकी सेम प्रोसेस। ठीक है, उसका आंसर यहाँ पे एंड होता है।